कभी कभी किसी एक चीख की गूंज इतनी गहरी होती है कि वो शहर की भीड़ में भी गूंजती रहती है, और जब वो चीख खामोश हो तो समझ जाओ कि कोई रहस्य दबाया गया है। मेरा नाम अयान मल्होत्रा है। मुंबई पुलिस के लिए मैं एक आउटसाइड कंसल्टिंग डिटेक्टिव हूं, एक ऐसा इंसान जो केवल उन्हीं केसों में बुलाया जाता है जहां पुलिस खुद हार मान चुकी हो। और इस बार मुझे बुलाया गया था एक ऐसे केस में जो दिखने में एक आम लूट लगती थी, लेकिन असल में उसके पीछे कोई और ही कहानी थी। 4 जून सुबह के 3:08 बजे मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक आलीशान बंगले में चोरी और हत्या की सूचना मिलती है। बंगले का मालिक 48 वर्षीय बिजनेसमैन रोहित जाखरिया मरा हुआ पाया जाता है। औरतें रो रही थी, नौकर सहमे हुए थे और पुलिस हर कोने की छानबीन कर रही थी। लेकिन उस बंगले की सबसे अजीब बात थी, वहां खून के छींटे तो थे, पर किसी भी तरह का संघर्ष नहीं हुआ था। मैंने इंस्पेक्टर सौरभ रावत के साथ केस की बागडोर संभाली। सौरभ एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर जो पहले कई केस मेरे साथ सुलझा चुका था। रोहित जाखरिया की मौत सिर पर भारी वार से हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। चोर कहां से आया और गया? क्या ये कोई अंदर का ही आदमी था? और अगर लूट के इरादे से आया था तो अलमारी में रखा 15 लाख का हार अनटच्ड कैसे था? संदेह के घेरे में एक नीलिमा जाखरिया, मृतक की पत्नी, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में आंसू और होठों पर झूठी घबराहट। उसने दावा किया कि वो हत्या के समय ऊपर के कमरे में सो रही थी, पर उसकी घड़ी सुबह 3 बजे बंद कैसे हुई? 2 मनोज, नौकर, 8 साल से घर में काम कर रहा था, लेकिन पूछने पर बार बार एक ही बात दोहराता रहा, जैसे रटा हुआ हो। 3 श्रेया, बेटी, रात 11 बजे के बाद वो अपने कमरे में चली गई थी, ऐसा उसने कहा, लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन रिपोर्ट कुछ और कहती थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें हर कमरे में एक अधूरी कहानी मिलती गई। किताबों की अलमारी में एक फटी हुई डायरी का पन्ना मिला, जिस पर बस इतना लिखा था, अगर ये बाहर निकला सब खत्म हो जाएगा। किस बात की बात हो रही थी? कौन क्या छुपा रहा था? हम सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचे। बंगले के बाहर के कैमरे ने 3:14 बजे एक काली हुडी में आदमी को दिखाया जो बंगले के पिछले हिस्से की दीवार कूद रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल जानी पहचानी सी लगी। तभी इंस्पेक्टर सौरभ ने मुझसे कहा, अयान, ये चाल तो मुझे किसी की याद दिला रही है। मैंने धीरे से कहा, हां, मुझे भी। ये केस अब सिर्फ लूट और मर्डर नहीं रहा, ये कुछ और है। एक अंधेरी रात, एक अनदेखा कातिल, एक खामोश चीख और एक राज जो इस मर्डर से भी बड़ा था। यहां से इस केस की असली शुरुआत होती है। अब हमें ना सिर्फ कातिल को पकड़ना था, बल्कि उस राज से भी पर्दा उठाना था जिसे सबने मिलकर दबा रखा था। जब कोई सच छुपाता है तो वो सिर्फ अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपने इरादों की सच्चाई को भी दफना देता है। लेकिन मेरी आदत है, मैं हर दबी हुई परत को उधेड़ता हूं। जिस डायरी के फटे पन्ने पर लिखा था, अगर ये बाहर निकला सब खत्म हो जाएगा, वो पन्ना अकेला नहीं था। अलमारी के पीछे छिपा एक और हिस्सा मिला, जिसमें रोहित जाखरिया के हस्ताक्षर के साथ कुछ और पन्ने थे। उनमें से एक में एक नाम बार बार दोहराया गया था, डीके। इंस्पेक्टर सौरभ ने पूछा, डीके कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद कोई पुरानी परछाई जो अब वापसी कर रही है। हमने श्रेया के मोबाइल की लोकेशन रिपोर्ट खंगाली। रात 2:46 पर उसकी लोकेशन बंगले के पीछे के गार्डन में ट्रैक हुई थी, लेकिन उसने तो कहा था कि वो रात 11 बजे से सो रही थी। मैंने उसे बुलवाया और सीधे पूछा, श्रेया, रात 3 बजे तुम गार्डन में क्या कर रही थी? उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं बस बाहर किसी की आहट सुनकर देखने गई थी। किसकी? मैंने पूछा। वो चुप रही।
उसकी चुप्पी ही गवाही बन चुकी थी कि वो कुछ छुपा रही है। सीसीटीवी फुटेज की क्लिपिंग को एनालिसिस के लिए साइबर टीम को भेजा गया। 3 घंटे बाद जवाब आया। आदमी की चाल मिलती है। दिग्विजय खन्ना उर्फ डीके, जो 2008 में एक मशहूर बैंक रॉबरी में शामिल था और जिसे रोहित जाखरिया ने कोर्ट में गवाही देकर जेल भिजवाया था। डीके 2 साल पहले जेल से रिहा हुआ था और उसके बाद गायब हो गया। अब क्या वो वापसी कर चुका है? और अगर हां, तो क्या ये मर्डर बदले की आग थी? हमने नौकर मनोज की पृष्ठभूमि जांची। पता चला कि उसका असली नाम मनोज नहीं, राकेश मल्होत्रा है और वो डीके का भतीजा है। अब कड़ी और मजबूत हो गई थी। मैंने सौरभ से कहा, अब खेल खुलने वाला है, लेकिन हमें अभी भी सबसे बड़ा सुराग नहीं मिला, मर्डर वेपन। हमने घर के गार्डन और पीछे के हिस्से में मेटल डिटेक्टर से सर्च करवाया। 3 घंटे की तलाश के बाद बगीचे की मिट्टी में दबी एक लोहे की भारी छड़ मिली, जिस पर खून और बालों के निशान थे। मैंने उसे उठाया और धीरे से कहा, कातिल के हाथ का निशान अब हमारे पास है। अचानक उसी रात 11 बजे हमें कॉल आता है। डीके का एक पुराना साथी शमशेर खान मृत पाया गया है, लोखंडवाला की झुग्गियों में। मौत का तरीका हूबहू वही, सिर पर वार, बिना संघर्ष के। और इस बार उसके पास एक पेपर मिला जिस पर लिखा था, रोहित की गद्दारी के बाद अब 13 नंबर था। अगला वो है जो सब जानता है। अब ये एक केस नहीं, एक सीरीज ऑफ मर्डर्स बन चुका था। और अगला कौन है, ये जानना हमारे लिए वक्त की सबसे बड़ी लड़ाई थी। जब हत्यारा अपनी पहचान से ज्यादा अपने इरादों को छुपाता है, तब हमें उसकी परछाइयों को पढ़ना होता है। ये वही वक्त था जब मैं खुद अंधेरे में उतर गया, उस रोशनी को ढूंढने जो हर मर्डर के पीछे जल रही थी। मैंने सौरभ से कहा, हमें देखना होगा कि रोहित और शमशेर के अलावा ऐसा कौन था जो डीके के अतीत से जुड़ा था और अभी तक जिंदा है। पुलिस रिकॉर्ड्स निकाले गए। 2008 के उस बैंक रॉबरी केस में एक और गवाह था, एडवोकेट नरेश पटेल, वही वकील जिसने कोर्ट में डीके के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। हम फौरन उसके घर पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा खुला था और अंदर नरेश पटेल की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके माथे पर वही स्टाइल का वार, बिना किसी संघर्ष के। उसके हाथ में एक पेपर था, एक फटी हुई फोटो जिसमें 3 लोग खड़े थे, रोहित, शमशेर और नरेश। लेकिन उस फोटो का चौथा कोना फाड़ा गया था। कोई चौथा इंसान जिसे छुपाया जा रहा था। मैंने उस फटे हुए हिस्से का स्कैन करवाया और डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन करवाई। जो चेहरा उभरा, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो चेहरा था विपुल शाह, रोहित का पुराना बिजनेस पार्टनर, जो 5 साल पहले लापता हो गया था। अब सारी तस्वीर साफ होने लगी थी। डीके को जेल भिजवाने वाले ये चारों लोग थे, रोहित, नरेश, शमशेर और विपुल। और अब 3 मारे जा चुके थे। क्या अगला नंबर विपुल का था या वो पहले ही मारा जा चुका था? हमने विपुल की पत्नी से संपर्क किया। वो बोली, 5 साल पहले विपुल अचानक गायब हो गया। पुलिस ने कहा कि कोई सुराग नहीं, लेकिन मैं जानती हूं उसका कोई पुराना दुश्मन था जो उसे खत्म करना चाहता था। मैंने उससे पूछा, क्या उसका डीके से कोई संबंध था? उसके चेहरे पर डर झलक उठा। डीके से नहीं, बल्कि उससे जो डीके के पीछे था। मतलब? मैंने पूछा। डीके सिर्फ एक मोहरा था, अयान जी। असली खेल तो किसी और का था। विपुल मुझे कहता था कि असली मास्टरमाइंड उनके बीच का ही कोई है। अब मामला और गहरा हो गया था। क्या ये सच में डीके कर रहा है या कोई और उसके नाम का इस्तेमाल करके अपना पुराना हिसाब चुका रहा है? इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। नरेश पटेल के घर से जो बाल मिले थे, वो रोहित की बेटी श्रेया के डीएनए से मैच कर रहे थे। मैंने सौरभ से कहा, अब हमें श्रेया से सच्चाई उगलवानी होगी। शायद वो जानती है कि अगला शिकार कौन है, या शायद वो खुद भी शामिल है। श्रेया से पूछताछ शुरू हुई।
पहले तो वो घबराती रही, फिर अचानक वो टूट गई। मैंने किसी की हत्या नहीं की अयान सर, लेकिन मैं जानती हूं कि पापा किस चीज से डरते थे। वो नाम नहीं लेते थे, बस कहते थे अगर वो वापस आया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने उससे कहा, श्रेया, अब वक्त आ गया है सब बोलने का। तुम्हारा अगला झूठ किसी की जिंदगी ले सकता है। उसने कांपते हुए कहा, पापा का असली दुश्मन डीके नहीं था, वो तो बस मोहरा था। असली खतरा वो है जिसे सब दोस्त समझते थे। जब हत्यारा आपके सबसे करीब होता है तो उसके कदमों की आहट नहीं, बल्कि आपकी अपनी धड़कनें गवाही देने लगती है। 3 मौतें, एक छिपा चेहरा और एक बढ़ता हुआ शक। डीके अब इस कहानी का सिर्फ नाम था, लेकिन परछाई किसी और की थी। केस की जड़ें अब उस अंधेरे में उतर चुकी थी जहां से लौटना आसान नहीं था। श्रेया के बयान से एक बात साफ हो गई, उसके पिता रोहित, शमशेर और नरेश किसी ऐसे राज को दबाकर जी रहे थे जो अब एक एक कर उन्हें खत्म कर रहा था। पर सवाल वही था, क्या विपुल शाह मरा नहीं है? और अगर जिंदा है तो क्यों छुपा है? हमने क्राइम ब्रांच की मदद से लोकेशन ट्रैकिंग शुरू की। कुछ दिनों की मेहनत के बाद हमें खबर मिली कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पिछले महीने एक आदमी भर्ती हुआ था, नकली नाम से, बिना किसी रिश्तेदार के। जब फोटो मंगवाई गई तो शक पक्का हो गया, वो विपुल शाही था। हम तुरंत उस हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विपुल एक दिन पहले वहां से गायब हो चुका था। उसका फर्जी नाम था विनोद खरे। कमरे की तलाशी में एक नोट मिला, अगर मैं जिंदा बचा तो सबके चेहरे सामने लाऊंगा, लेकिन अगर मुझे भी मार दिया गया तो समझ लेना दुश्मन अपने सबसे करीब है। अब खेल भीतर से शुरू हुआ था। हमने राकेश को फिर से पूछताछ के लिए उठाया। इस बार उसने चुप्पी नहीं साधी। हां, मैं डीके का भतीजा हूं, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। डीके 2 साल पहले ही मर चुका है। जेल से छूटने के 6 महीने बाद उसे गोवा के एक गेस्ट हाउस में जहर दे दिया गया था। मैं चौंका। क्या सबूत है? राकेश ने जेब से एक पुराना फोन निकाला जिसमें डीके की मौत से पहले की रिकॉर्डिंग थी। उस ऑडियो में एक आवाज थी, तू तो सिर्फ मोहरा था डी डॉट के, अब तू गया और बाकी भी। अब यह साफ हो गया, असली मास्टरमाइंड कोई और था जो इस पूरी कहानी को पीछे से चला रहा था। लेकिन कौन? इसी दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। इंस्पेक्टर सौरभ रावत, जो मेरे साथ केस में था, वही साल 2008 में उस बैंक रॉबरी केस की शुरुआती जांच टीम में शामिल था, लेकिन उसका नाम कहीं दस्तावेजों में नहीं था। मैंने रिकॉर्ड्स खंगाले, कॉल्स ट्रेस किए, और वो जो सामने आया वो मेरी उम्मीदों से भी खतरनाक था। सौरभ और विपुल कभी घनिष्ठ दोस्त थे। मैंने उससे सीधे सवाल किया, सौरभ, क्या तुम इस सब में शामिल हो? उसकी आंखें कुछ पल को मेरी आंखों से हटी और फिर उसने कहा, मैं कभी उस गैंग का हिस्सा नहीं था अयान, लेकिन मैं जानता था कि रोहित और बाकी लोग किसी काले सच को छुपा रहे थे, और शायद अब वो सच खुद उन्हें खत्म कर रहा है। पर अब बात यकीन की नहीं, सबूत की थी। और वो सबूत हमें उस जगह से मिलने वाला था जहां ये सब शुरू हुआ था। बैंक रॉबरी की असली लोकेशन। वो बैंक अब बंद हो चुका था, लेकिन तहखाना अब भी वैसा ही था। हमने वहां जाने का फैसला किया। मेरे साथ थे सौरभ और 2 कांस्टेबल। तहखाने में हमें कुछ ऐसा मिला जो अब तक के सारे सवालों के जवाब दे सकता था। एक पुराना लॉकर जिसके भीतर छुपे थे कुछ पुराने दस्तावेज, एक ब्लैकमेलिंग लिस्ट और एक वीडियो टेप। जब वीडियो टेप चलाई गई तो उसमें 4 लोगों की बातचीत रिकॉर्ड थी, रोहित, नरेश, शमशेर और विपुल। और 5वां शख्स जो कैमरे के सामने नहीं था, बस उसकी आवाज थी, वही आवाज जो डीके की रिकॉर्डिंग में थी। अब हमारे पास चेहरा नहीं था, लेकिन आवाज थी, और उस आवाज को मैं जानता था। हर रहस्य का एक चेहरा होता है,
और जब तक वो चेहरा सामने नहीं आता तब तक हर चेहरा संदिग्ध है। तहखाने में मिले उस वीडियो टेप ने सारी कहानी का रुख ही बदल दिया था। अब हमारे पास एक ऐसी आवाज थी जो पूरे मामले की असली कड़ी थी। वो पांचवा शख्स जो ना कभी नाम में आया ना तस्वीर में, लेकिन सब कुछ उसी की योजना थी। मैंने उस ऑडियो को फॉरेंसिक लैब भेजा और साउंड प्रोफाइलिंग शुरू करवाई, और जो रिपोर्ट आई उसने मेरी सोच की सबसे अंधेरी गली को भी रोशन कर दिया। वो आवाज किसी और की नहीं, खुद इंस्पेक्टर सौरभ रावत की थी। मैंने सौरभ को बुलाया और चुपचाप टेप चला दी। उसकी आंखें स्क्रीन पर थी, लेकिन चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। तुम ही थे, पांचवा आदमी, डीके से भी ज्यादा खतरनाक। सौरभ ने गहरी सांस ली, कुर्सी से पीठ टिका ली और कहा, हां अयान, मैं ही था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने बस उन्हें उसी अंधेरे में छोड़ा जहां से उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था। 2008 में जब वो बैंक रॉबरी हुई तब मैं पुलिस में नया था। रोहित, नरेश, शमशेर और विपुल मिलकर एक फाइनेंशियल स्कैम चला रहे थे। उन्होंने डीके को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और जब समय आया सबकी गवाही लेकर डीके को जेल भिजवा दिया और खुद बच निकले। मैंने सब देखा था, लेकिन तब मेरे पास पावर नहीं थी, और जब मैंने सब बताना चाहा, उन्होंने मुझे ट्रांसफर करा दिया, मुझे सिस्टम से निकालने की कोशिश की, और तब मैंने सोचा अब न्याय मैं करूंगा। तो तुमने बदला लिया? मैंने पूछा। नहीं अयान, सौरभ बोला, मैंने सिर्फ सबूत जुटाए, लेकिन हत्याएं नहीं की। मैं उन्हें सिर्फ बैंड करना चाहता था। लेकिन कोई है जो इस खेल को मेरे भी पीछे से चला रहा है। सौरभ ने जो नाम लिया वो मेरे लिए भी हैरान कर देने वाला था। विपुल शाह। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। वो तो खुद टारगेट था ना? नहीं, विपुल कभी लापता नहीं हुआ था। वो खुद को मरा हुआ दिखाकर छुप गया था। उसने डीके को मरवाया और अब अपने पुराने साथियों को एक एक करके खत्म कर रहा है। अब सारा खेल साफ था, विपुल ही मास्टरमाइंड था। रोहित, नरेश और शमशेर को खत्म करने के बाद वो आखिरी गवाह श्रेया की जान लेना चाहता था। हमने श्रेया को तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन में लिया, लेकिन रात 2:15 पर उसी सेफ हाउस से कॉल आया। एक अजनबी घुस आया है और गोली चलने की आवाज आई है। मैं और सौरभ वहां पहुंचे और सामने था विपुल शाह, एक हाथ में पिस्टल और दूसरे में एक यूएसबी। बस अयान, अब कोई बचा नहीं है। ये सबूत अगर बाहर आया तो ना मैं बचेगा ना तुम सब। मैंने उससे कहा, तू तो पहले ही मर चुका था विपुल। फिर ये सब क्यों? उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि झूठ में जीकर मैं सच को कुचलता रहा। अब वो सच सबको मार चुका है। सौरभ ने आगे बढ़कर उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन विपुल ने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। यूएसबी मेरे हाथ लगी, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, पुराने लेन देन, बैंक ट्रांजैक्शन और एक वॉइस लॉग था जिसमें विपुल अपनी सारी प्लानिंग रिकॉर्ड कर चुका था। विपुल को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में उसने सारे अपराध कबूल कर लिए। सौरभ को जांच से हटा दिया गया, लेकिन उसकी गवाही ने सच की पुष्टि कर दी। और मैं अब भी वही कर रहा हूं, उन कहानियों का पीछा जो सच्चाई से ज्यादा डरावनी होती है। मुंबई के आकाश में अब भी तेज रोशनी थी, लेकिन मुझे पता था कि हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है, और मैं, अयान मल्होत्रा, उसी अंधेरे में उतरने को तैयार हूं। फिर से हर कहानी का अंत वही होता है, जहां सच्चाई सांस लेती है और झूठ दम तोड़ देता है। लेकिन कभी कभी सच्चाई को उजाले तक लाने के लिए खुद को अंधेरे में झोंकना पड़ता है। विपुल शाह गिरफ्तार हो चुका था। उसने कोर्ट में सब कुछ कबूल किया, डीके की हत्या से लेकर अपने पुराने साथियों को एक एक कर खत्म करने तक। उसके पास वो सारे दस्तावेज थे जो उसके पुराने बिजनेस स्कैम्स, फर्जी खातों और मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करते थे।
लेकिन एक बात अब भी रह गई थी। क्यों? विपुल ने बताया कि जब डीके को बलि का बकरा बनाया गया तो वो खुद को सबसे होशियार समझने लगा। लेकिन डीके की मौत के बाद उसे एहसास हुआ कि असली खतरा उसके अपने ही साथी थे। उसे डर था कि रोहित, नरेश और शमशेर कभी भी उसे एक्सपोज कर सकते हैं, और तभी उसने प्लान बनाया, खुद को मरा हुआ दिखाकर सबको एक एक कर खत्म करने का। श्रेया ने अदालत में पिता के खिलाफ छिपी सच्चाइयों को सामने रखा। उसने समाज के सामने ये भी बताया कि कैसे उसका परिवार दिखावे में बड़ा था, लेकिन अंदर से एक आपराधिक गठबंधन का हिस्सा। उसकी गवाही ने अदालत को झकझोर दिया। वो आज एक एनजीओ चला रही है जो युवाओं को भ्रष्ट और आपराधिक रास्तों से दूर रखने के लिए काम करता है। सौरभ रावत को केस से हटा दिया गया, लेकिन उसकी ईमानदार गवाही और लंबे समय तक किया गया सिस्टम के खिलाफ संघर्ष अदालत ने सराहा। उसे सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन अब वो एक साइलेंट सर्विलांस टीम में काम कर रहा है जो सिस्टम के भीतर की गंदगी को बाहर लाने के लिए बनी है। हर केस मुझे बदल देता है, लेकिन ये केस, इसने मेरे अंदर के भरोसे को झकझोर दिया। मेरे अपने साथी पर शक करना पड़ा। जिन पर भरोसा था वही सबसे बड़े धोखेबाज निकले, और जिन पर कभी विश्वास नहीं किया वही सच्चाई के रक्षक बने। सच्चाई अक्सर वहां मिलती है जहां हम देखने की हिम्मत नहीं करते। मुंबई की वो रातें अब भी वैसी ही हैं, तेज, चमकीली और रहस्यमयी। और मैं, अयान मल्होत्रा, अब भी हर उस साए का पीछा कर रहा हूं जो सच्चाई को निगलने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक अंधेरा रहेगा एक ना एक दीपक जलाना पड़ेगा, और मैं वो दीपक हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें